वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हिंदी की थ्योरी क्लासेस की। ये हमारा चैप्टर 3 है जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट था हमारा वाणिज्यिक परिचय, सेकंड था हमारा अंतिम खाते। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। साझेदारी आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि साझेदारी में कम से कम 2 लोगों का होना बहुत ही आवश्यक है, और ये 2 लोगों से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। अब देखिए 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों, विभिन्न गुणों वाले, अब जरूरी नहीं है हर किसी के पास एक्सपर्टीज हो, यानी हर किसी के पास हर तरह की नॉलेज हो, या हर किसी के पास इनफ फाइनेंस हो। तो विभिन्न गुण होते हैं उनके अंदर। उनका एक संगठन होता है जो सह स्वामियों की तरह, यानी कि सब उसके स्वामी होते हैं, उसकी तरह वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को संचालित करते हैं, वो साझेदार कहलाते हैं। और इस समूहकरण को, यानी कि जो बिजनेस बनता है, उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, अब हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार किया है जो उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा संचालित किया जाता है। वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार व सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। यानी कि अगर हम एक एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो साझेदार कहलाए जाएंगे, और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये पूरा ग्रुप कहलाता है फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हैं। वह नाम जिससे कारोबार चलाया जाता है वो फर्म का नाम कहलाता है। यानी कि एक फर्म का नाम होता है, उसके बेसिस पर वो पूरा ग्रुप कंसिडर किया जाता है, यानी कि एक नाम उनको रखना पड़ता है कि वो फर्म किस नाम से वो चालू करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ लक्षण हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77 के अनुसार साझेदारी संस्था में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ये स्टार्टिंग से ही हमें पता है 2 व्यक्ति होने चाहिए। और अधिकतम की सीमा क्या है? देखिए अधिकतम संख्या बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अन्य व्यवसाय में 20 हो सकती है। साझेदारों के बीच एक अनुबंध होता है। अब ये अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, और ये वैध का होना आवश्यक है। वैध का मतलब लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप कोई इलीगल पर्पज से कोई काम कर रहे हो। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना है। किसी आप सेवा के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, उसका मेन काम होना चाहिए कि आप लाभ कमा रहे हैं। यानी कि बिजनेस का मेन मोटो ही होता है कि लाभ कमाना। फिर है पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। अब इसका रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन इसमें आवश्यक नहीं होता, लेकिन आप अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, तो अपने हित के लिए करा लेना चाहिए कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो आपको बेनिफिट मिल जाए। फिर है व्यवसाय का संचालन किसी एक अथवा सभी साझेदारों हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स बहुत हो वहां पर, लेकिन वहां पर सिर्फ कार्य एक पर्सन करे, ठीक है, या फिर सभी लोग करें। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और उनके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब साझेदारी संलेख देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। साझेदारी की स्थापना एक अनुबंध द्वारा होती है। यह अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। सेम वही कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पर मौखिक भी कर सकते हैं और रिटन में भी। रिटन में कराने का एक ये फायदा होता है कि आपके पास एक प्रूफ है। ओरली करेंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, इस संबंध में सभी शर्तें या नियमों का उल्लेख होने के कारण साझेदारी अनुबंध संलेख या संविदा या राजीनामा या साझेदारी ठहराव का प्रपत्र कहते हैं। यानी कि अब आप जहां पर सारी कंडीशंस लिखेंगे उस प्रपत्र को आप संलेख भी बोल सकते हैं। संविदा यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राजीनामा हो गया, ठहराव हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठहराव को इंग्लिश में बोलते हैं, ठहराव को कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कहलाता है। अब ये देख लीजिए साझेदारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। साझेदारी के प्रकार की बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है सामान्य साझेदारी। अच्छे से समझ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है पार्टनरशिप के टाइप्स में। सामान्य साझेदारी देखिए वह साझेदारी जिनमें सभी सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। यानी कि इसमें असीमित है, आपकी पर्सनल असेट्स भी यूज की जा सकती है अगर किसी भी तरह की कोई भी लायबिलिटी ज्यादा होती है कंपनी की, सॉरी फर्म की। ठीक है, तो सामान्य साझेदारी कहलाती है। फिर आती है सेकंड हमारी सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी वह साझेदारी है जिसमें सभी साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। यानी कि इसके अंदर सभी के दायित्व कैसे हो जाएंगे? सीमित। फिर है हमारा ऐच्छिक साझेदारी, यानी कि अपनी इच्छा से। वह साझेदारी जो साझेदारों की इच्छा हो
ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है, यानी कि इच्छा से यहाँ पर बनाई जाती है और इच्छा होने के बाद ही उसको वहाँ पे खत्म कर दिया जाता है पार्टनरशिप को। फिर है विशिष्ट साझेदारी। नाम से ही पता चल रहा है किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें टोटल इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इसके बाद हम अगर हमारे पास इतनी इतनी अर्निंग्स हो गई तो हम बंद कर देंगे, या फिर हमें टोटल इसमें इतना इन्वेस्ट करना है, या फिर हमारा ये वाला पर्पस, कोई भी पर्पस उनका हो सकता है, उस पर्पस के बाद वो खत्म हो जाती है पार्टनरशिप। ठीक है। फिर आता है वैध। वैध यह साझेदारी जिसका गठन अधिनियम के अनुसार किया हो वैध साझेदारी कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात की गई है तो अधिनियम के अकॉर्डिंग तो सभी होते हैं, बस ये नाम से क्लासिफाई कर दी गई है, क्योंकि शुरू में ही हमने बात की थी कि साझेदारी कैसी होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, यानी कि लीगल होनी चाहिए। अब आता है इलीगल। अवैध साझेदारी वह साझेदारी जिसमें अधिनियम की शर्तों का उल्लेख किया गया हो। अब देखिए नाम से फर्दर क्लासिफाई कर दी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अधिनियम के विरुद्ध अगर करेंगे तो साझेदारी चल ही नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा तो कोई पर्सन नहीं करना चाहेगा। ठीक है। फिर है निश्चितकालीन साझेदारी, यानी कि लिमिटेड पीरियड। अब यहाँ पर क्या होता है, एक लिमिटेड पीरियड वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि 2 साल बाद या 5 साल बाद हमें कंटिन्यू नहीं करना है, तो ये कंटिन्यू टाइम पीरियड होने के बाद वो अपने आप पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। फिर है अनिश्चितकालीन पार्टनरशिप। अब अनिश्चितकालीन पार्टनरशिप क्या होती है, जो कि अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती कितने टाइम पीरियड बाद इसे खत्म करना है, ये कंटिन्यू चलती है। हाँ, अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तब वहां पर वो उसको बंद करना पड़ सकता है, लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। इसके बाद आते हैं हम साझेदारों के प्रकार पर। अब तक आपने साझेदारी पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं थी? दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर बता दीजिएगा। ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अब पार्टनर्स देखते हैं कौन कौन से पार्टनर्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा जर्नल पार्टनर। वो साझेदार जिसका दायित्व असीमित हो, यानी कि अनलिमिटेड हो लायबिलिटी, वो सामान्य साझेदार कहलाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है डोमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। देखिए एक्टिंग पार्टनर वो होता है जो भी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर जो भी काम होंगे सब में वो पार्टिसिपेट करता है, तो वो हो गया एक्टिव, यानी कि सक्रिय। और डोमेट और स्लीपिंग पार्टनर वो है जो कि नाम से ही निष्क्रिय, यानी कि कंपनी में वो पूंजी तो लगाता है लेकिन फर्म में पूंजी लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सब में वो पूरा भागीदार होगा, लेकिन फर्म में जितने भी काम होंगे जरूरी नहीं है वो सब में पार्टिसिपेट करे, या फिर हो सकता है वो किसी में भी पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि स्लीपिंग भी है। ठीक है। सब काम करेगा लेकिन वो बस काम नहीं करवाएगा, यानी कि लाइबिलिटीज बनेंगी वो भी देगा, प्रॉफिट होगा वो भी लेगा, वो पूंजी भी लेकर आएगा, लेकिन वो सिर्फ जो भी काम होंगे उसके अंदर उन काम में वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ठीक है। फिर आता है हमारा विशिष्ट साझेदार, यानी कि स्पेशल। वे साझेदार जिसका दायित्व सीमित होता है, वह फर्म के प्रबंधन में जिसका भाग नहीं होता, उसे विशिष्ट साझेदार बोलते हैं। यानी कि कोई भी काम होगा मैनेजमेंट का, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसकी लायबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड है, यानी कि फर्म की कितनी भी लायबिलिटी बने, इसको जितने कॉन्ट्रैक्ट में जितना मेंशन किया गया है सिर्फ उतनी ही इससे लायबिलिटीज ली जाएंगी, उतना ही पेमेंट इससे लिया जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी लॉस होता है तो इससे ज्यादा इससे नहीं लिया जाएगा। वो हमारा कहलाता है विशिष्ट, यानी कि स्पेशल पार्टनर, यानी कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। फिर आता है अन्य साझेदार, यानी कि अदर पार्टनर। फर्स्ट है हमारा गुप्त, इसके अंदर यानी कि सीक्रेट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सीक्रेट। अब ये फॉर्म में काम तो करता है लेकिन इसको लोग, जो बाहर के लोग हैं, जनता है या पब्लिक है, वो इसको नहीं जानती है, यानी कि वो पार्टनर तो बना रहेगा। अब कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, फॉर्म लॉस में जाती है, तो वहां पर इसको वो सारी चीजें पे करनी पड़ेंगी, लेकिन इसको कोई भी नहीं जानता है। ठीक है। यानी कि ये सीक्रेट पार्टनर की तरह काम करेगा फॉर्म के अंदर। फिर है नाम मात्र पार्टनर, जो कि नॉमिनल पार्टनर भी बोलते हैं। वे साझेदार में ना फर्म में पूंजी लगाते हैं, ना लाभानी में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही फर्म के कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं, नाम मात्र के कहलाते हैं। यानी कि ये कुछ भी नहीं करते, बस नाम के बन के बैठ जाते हैं। ठीक है। ना इन्होंने पूंजी लगाई है, ना ये प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं उसका, ना ही ये कोई काम कर रहे हैं, बस एक नाम के होते हैं। बेसिकली इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि उनकी जो गुडविल है वो फर्म को मिले। यानी कि अगर आप कोई हाई रेपुटेटेड पर्सन को अपने पार्टनर बनाते हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन उसका नाम ही काफी है, अगर लोगों को पता चल गया कि ये इस कंपनी का पार्टनर है तो वो खुद से आके इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या है, इवन नाम से ही उसके काफी बेनिफिट कमाती है फर्म। ठीक है। फिर है केवल लाभ में साझेदार, यानी कि पार्टनर इन ओनली प्रॉफिट। ये इस तरह के साझेदार सिर्फ और सिर्फ लाभ में हिस्सा लेते हैं, अगर कोई भी हानि होती है तो ये उसमें पे नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें केवल लाभ में साझेदार कहलाते हैं।
फिर है अवयस्क और नाबालिग साझेदार। ऐसा साझेदार जो सभी साझेदारों की सहमति से साझेदार तो बन गया परंतु उसका फॉर्म के प्रति कोई दायित्व नहीं होता, अवयस्क या नाबालिग साझेदार कहलाते हैं। देखिए इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये माइनर पार्टनर दे रखा है। माइनर पार्टनर कभी फॉर्म में डायरेक्ट पार्टनर नहीं बनता। इसका कोई ना कोई गार्जियन होता है, यानी किसी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और आफ्टर 18 ईयर्स फिर ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है, फिर ये वापस से फॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तब ये पार्टनर बनेगा। यानी कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई और पर्सन जो इसका गार्जियन है या फिर जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये भी माइनर है। ठीक है, फिर आता है गत्यावरोध द्वारा साझेदार यानी कि पार्टनर बाय एस्टिपल। वह साझेदार जो फर्म में वास्तव में साझेदार नहीं है परंतु अपने व्यवहार एवं वचनों के द्वारा जनता को प्रदर्शित करता है कि वह फर्म में साझेदार है, गत्यावरोध द्वारा साझेदार कहा जाता है। यानी कि कोई भी पार्टनर, ठीक है, पब्लिकली उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो इस फर्म का साझेदार है तो वो वहां पे लाइबल हो जाएगा। अगर फर्म किसी भी तरह से लॉस में जाती है तो वहां उसे पे करना पड़ेगा, अगर वो उसका साझेदार नहीं है तब भी। क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आके बोले कि मैं उस कंपनी का साझेदार हूँ और आप उसको जानते हैं तो आप उसके यही माइंड में सोचेंगे कि ये इसका साझेदार है, कंपनी अच्छी होगी, आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो लॉस में जाती है तो आपको नुकसान होगा। तो ये नुकसान किसकी वजह से हुआ? ये उस पर्सन की वजह से जिसने झूठ बोला। तो एक तरह से वो भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के जो साझेदार होते हैं अगर किसी भी कंडीशन में या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसे पता चल जाता है कि पब्लिक को लग रहा है कि मैं भी साझेदार हूँ, तो इसको एक इन्फॉर्मेशन लिखित में देनी होती है कि मैं इससे कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो गलत है, मेरा इस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि इस तरह के केस में कोर्ट भी ये बोलती है कि अगर आपको लगता था कि लोग आपके नाम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसका पार्टनर नहीं हो तो आपको लिखित में ये सूचना देनी चाहिए थी पब्लिक को कि मेरा इस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो होप यहाँ पर एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अब हम बात करते हैं साझेदारों के आहरण पर ब्याज की। साझेदारों द्वारा व्यापार से निजी प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी पर साझेदार को ब्याज देना पड़ता है, उसे आहरण पर ब्याज कहते हैं, जो इस प्रकार दिया जाता है। यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को दिया होता है तो आहरण पर जो ब्याज लगता है वो इस तरह से लगेगा, यानी कि 5/1/2। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और यदि आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को दे होता है तो यहाँ पर जो ब्याज काउंट कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा 6/1/2 से, यानी कि 6.5 से। और अगर आहरण जो है वो मध्य तिथि में लिया गया है तो आहरण पर ब्याज कैसे लगेगा? 6 माह से। क्योंकि आप ये देखिए अगर टोटल 6 मंथ्स के वो सॉरी ईयरली के बीच में वो लेते हैं तो वहाँ पे 6 मंथ्स काउंट किए जाएंगे। और अगर लास्ट में तो 5.5। क्योंकि देखिए आप सबकी लास्ट डेट निकाल लीजिए तो 11 महीने हुए, 11 का कितना हुआ? 5.5। और अगर स्टार्टिंग से डेट निकालेंगे तो 12 महीने हो गए, 12 महीने का आधा कितना हो गया? 6.5। सॉरी 13 निकल कर आएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 6.5। और अगर बीच में लेंगे तो 12 महीने हो गए और इसका कितना निकल कर आ जाएगा? 6। ठीक है, सिंपल है। अब है नेक्स्ट, नए साझेदारों का प्रवेश। एक फर्म में निम्न परिस्थितियों में नए साझेदारों का प्रवेश हो सकता है: व्यवसाय में वृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता होने पर। कब कब हो सकता है? जब उनको वृद्धि पूंजी की आवश्यकता हो तब हम प्रवेश करा सकते हैं। दूसरा, प्रबंधन संचालन में किसी कुशल अनुभवी की आवश्यकता हो तब। या फिर किसी साझेदारों के अवकाश या मृत्यु ने, यानी कि कोई भी साझेदार जो है फॉर एग्जांपल 2 लोग थे और आपको पता है मिनिमम 2 लोग ही चाहिए, तो वहां पर इसमें क्या होता है कि आपको एक इन्वेस्ट कराना ही पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्ट सॉरी आपको एडमिशन कराना ही पड़ेगा क्योंकि मिनिमम 2 होने चाहिए। या फिर बीच में भी हो सकता है कि 5 है तब भी आपको जरूरत पड़ रही है काम की और किसी की डेथ हो गई तो आप किसी को भी वहां पे एडमिशन दे सकते हो। ठीक है, फिर है किसी प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार बनाकर फर्म के लाभ में वृद्धि करना। और नेक्स्ट है अन्य किसी कारणवश नए साझेदार की आवश्यकता होने पर। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर एक नया साझेदार जो है फर्म में प्रवेश कर सकता है। अब गुडविल का देख लीजिए, गुडविल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख्याति से आज से किसी व्यापारिक संस्था की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता से है। ख्याति व्यापार का वह भाग है जो व्यापार की नेकनामी, प्रसिद्धि और अच्छे व्यापारिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि ख्याति क्या है? देखिए गुडविल किसी की भी क्यों बढ़ती है? जब वो फेमस होता है। अब फेमस क्यों हुआ? या तो वो इंसान अच्छा है या फिर उसके काम अच्छे हैं
और अगर वही हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की जो एक्टिविटी है वो अच्छी हैं, कंपनी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है, कंपनी अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तभी उसकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, तो यह वह आकर्षण है जो ग्राहक को अपनी ओर खींचता है। हम क्यों चाहते हैं किसी भी कस्टमर कंपनी के पास या प्रोडक्ट के पास, कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उसकी प्राइस कम है, वो कस्टमर को पागल नहीं बनाती। पागल इन द सेंस वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, जो रियल में इंग्रेडिएंट्स उसने यूज किए हैं वही उसने मेंशन किए हैं, तभी तो हमारे माइंड में उसके लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम यही परचेस करेंगे। ठीक है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, सारे इसके काम बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो पुराने स्थापित व्यापार को एक नए व्यापार से अलग करती है। अब यही कारण है कि किसी भी कंपनी, जो भी फर्म होती हैं, वो जो जितनी पुरानी होंगी उनकी गुडविल उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में गुडविल बनने में टाइम लगता है, और एक बार जो गुडविल बन जाती है वो गुडविल अच्छे सेंस में भी बन सकती है, बुरे सेंस में भी, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। फिर उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। चेंज तो हो सकती है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर एक बार जो इमेज बन गई फिर उस इमेज को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर कस्टमर के माइंड में आपने अपनी अच्छी इमेज बना ली तो आपका प्रोडक्ट जो है बाजार में स्टेबल रहेगा, बाजार में अच्छी ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब देखिए ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति थोड़ा लंबा चैप्टर है तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ख्याति की मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक है। ख्याति का मूल्यांकन व्यापार में संपत्ति के रूप में किया जाता है। अतः ख्याति के मूल्यांकन की निम्न विधियां आप कौन कौन सी है तो देख लीजिए। सबसे पहले आता है औसत लाभ विधि। देखिए, इस विधि के द्वारा करने के लिए पिछले दिए गए वर्षों का औसत लाभ निकालकर उनका 1 गुना 2 गुना कर दिया जाता है। यानी कि जितने भी हमने पास्ट ईयर की हमारे पास गुडविल है उनका टोटल क्या क्या करते हैं, 1 गुना या 2 गुना निकाल के फिर उसको कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, यानी कि प्रीवियस ईयर के सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर यानी कितने ईयर का हमने प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिया है वो कैलकुलेट कर लिया, वो डिवाइड कर दिया, और इन गिवन मल्टीपल यानी कि कितने टाइम में किया तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड निकल कर आ जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सामान्य से अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत पिछले वर्षों के औसत लाभ में से अनुमानित लाभ घटाने से बचे शेष को उसका 1 गुना 2 गुना करके ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। सेम वही है, देखिए, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स, फिर सपोज्ड प्रॉफिट यानी कि जो भी हमने प्रॉफिट हमारा है आया है वो उसमें गिवन मल्टीपल यानी कि जितने मल्टीपल में हमने निकाला है प्रॉफिट वो। तो इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट मेथड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस पे क्वेश्चंस भी चाहते हैं कि एक दो क्वेश्चंस हम इन ख्याति के ऊपर कराएं तो आप वो भी बता सकते हैं, हम एक बार करा देंगे जिससे आपको ये फॉर्मूलेज और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको आते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना आपको चाहिए मैटर उतना ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर है भारित औसत विधि यानी कि वेटेड एवरेज मेथड। अब इसमें क्या होता है, वेटेड एवरेज मेथड में सबका एक अलग वेट निकाल लिया जाता है, फिर उस वेट के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसमें गिवन जो भी मल्टीपल होते हैं जितने उतना उनसे मल्टीपल करके उसकी गुडविल निकाल ली जाती है। देखिए, गुडविल टोटल प्रोडक्ट लिया, टोटल उसका वेट लिया और गिवन मल्टीपल उसका फिर मल्टीपल कर दिया। ठीक है, फोर्थ है हमारा पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि से आश्रय फर्म का मूल्य निकालकर उसमें से शुद्ध संपत्तियों का मूल्य घटाकर ख्याति की राशि प्राप्त करने से है। देखिए, इसका है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन परसेंटेज नॉर्मल प्रॉफिट नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, तो असेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारी नेट एसेट्स निकल कर आ जाएगी। तो ये इस तरह से निकाला जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड भी बहुत सिंपल है, हम एक बार कर ही लेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये थ्योरी है तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। फिर है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखिए, यहाँ पर गुडविल निकाली तो सुपर प्रॉफिट में पहले मल्टीपल करेंगे 100 और डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, तो यहाँ पर हमारा इस मेथड से गुडविल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिर है छुपी हुई ख्याति यानी कि हिडन गुडविल। इस विधि के अनुसार नए साझेदार की पूंजी के भाग के आधार पर पूरी फर्म की पूंजी ज्ञात करके उसमें से सभी जो भी नए और पुराने साझेदार की पूंजी है घटाने के पश्चात जो शेष राशि निकलती है वो हमारी ख्याति कहलाती है। यानी कि यहाँ पे छिपी हुई होती है, उसमें साझेदार की जितनी भी पूंजी होती है उसको माइनस कर देते हैं और जो शेष राशि बचती है वो हमारी गुडविल कहलाती है। ठीक है,
अब त्याग अनुपात है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी गुडविल क्लियर है, सबके मेथड। कोई भी डाउट हो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस थी उनका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, तो जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और उनका रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।